हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो डिमांड में आ रही थी, रिक्वेस्ट में आ रही थी, सजेशन में आ रही थी, तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो होनी चाहिए। सो वीडियो का टाइटल है AKB13 इंटरव्यू मिसेस अंबर खान, एक्स यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, सिंध पाकिस्तान। तो ये आरिफ अजकिया की वीडियो है और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। जानते हैं, देखते हैं कि क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो साथ में मिलकर देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 go। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में न्यू दिल्ली टाइम्स और हमारा हिंद की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, बहुत खूबसूरत दिल की मालिक हैं, मिसिस अंबर। ये मेरी कोलीग भी रही हैं। जब मैं कराची में जमशेद टाउन का मेयर था तो ये उस वक्त सिंध गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी और इनके पास शायद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज थी। वो खुद उनसे पूछेंगे। मिसिस अंबर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप के आबाओ अजदाद कहाँ से थे हिंदुस्तान में, और कराची में आपकी सियासत का कुछ बैकग्राउंड, और जो इसके बाद मैं आपसे सवालात शुरू करूं ताकि हमारे दर्शकों को पता हो कि मिसिस अंबर कौन है। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो क्योंकि मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम की सबसे बड़ी, शायद हो सकता है मुझसे भी बड़े फैन हो, मगर मैं हमेशा से आपको फॉलो कर रही हूँ। जब आपका ये टीवी चैनल नहीं था, जब आप अपने फेसबुक पे मुख्तलिफ टॉपिक पे या दुखती हुई पाकिस्तान की दुखती हुई रगों को आप छेड़ते थे, मैं उस जमाने से आपको फॉलो कर रही हूँ। हमेशा मुझे बहुत अच्छा आपका नुक्ता नजर लगता था। बड़ा नेचुरल अंदाज से, सच्चाई के साथ आप बयान करते थे बातों को। तो क्योंकि हम सबका जो भी, देखिए पाकिस्तान तो 72 साल पहले बना है ना, उससे पहले तो पूरा का पूरा हम सब हिंदुस्तान थे। तो हम जो मेरे नाना जान हैं वो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक था, और वो तो आए नहीं थे जब माइग्रेशन हुई, क्योंकि वो एक तो ISS ऑफिसर थे और वो फिर आए नहीं। कुछ लोग जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस पार्टीशन को, मगर क्योंकि हमारे मामू जान वगैरह शायद वो यंग होंगे, वो आ रहे थे, तो हमारी नानी छोटे छोटे से बच्चों को लेकर उनके पीछे कि वो लेकर वापस आएंगी, वो इस लिहाज से पाकिस्तान आई थी क्योंकि उनका बेटा आ गया था। मगर फिर हालात शायद ऐसे हो गए कि वो बेचारी आ नहीं सकी। मियाँ वहां रह गए, नानी बच्चों के साथ यहाँ रह गई। और मेरे जो ददियाल है वो शाहजहांपुर से उनका ताल्लुक था, और आज तक हमारी बहुत सारी फैमिली शाहजहांपुर में रह रही है, और इलाहाबाद में, हैदराबाद, दक्कन में सारे वहीं पे ही रहने। तो हमारे रूट्स हैं। अब वही हमारे, क्योंकि कल्चर, हमारा खाना पीना, रहन सहन, हम सबका जो अंदाज गुफ्तगू है वो सब वही है। रहबत वही हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें दिया। और फिर पूरी जिंदगी उन लोगों को अपनी उसी यादों में देखा। अपने वालिदैन को तो हमने अपने उस हिंदुस्तान की उन यादों में रखा। बल्कि बड़ा दुख होता है कभी देख के कि उन लोगों ने, जो हमारे वालिदैन स्पेशली, उन्होंने तो अपना बचपन खो दिया और एक अजीब व गरीब नफ्सा नफ्सी के आलम में वो पाकिस्तान आए, जो मैं समझती हूँ कि एक सही चीज़ नहीं थी, एक सही पार्टीशन नहीं था, नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ कराची में पैदा हुई, कराची में रही, यहीं पर तालीम हासिल की। और क्योंकि मैं हमेशा से सोशल वर्क के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें करती थी, इसी लिहाज से मेरा फिर यहाँ की जो कराची की एक बड़ी, जिसको कहते हैं सियासी पार्टी थी, उसमें
मैंने एज अ सोशल वर्कर काम शुरू किया था करने के लिए, और फिर उसके बाद आते आते उन्हीं का एक हिस्सा बनी, और उन्होंने फिर मुझे जिम्मेदारी दी उस तहरीक ने, और इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला करीब से। पाकिस्तान की सियासत को तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमती जो तरीक़ा वारदात है कि किस तरीके से काम किया जाता है और अवाम को किस तरह मामू बनाया जाता है, अब किया कुछ नहीं जाता है, रियलिटी। जी, वो मैं भी उसी राहदारी से गुजर के आया हूँ, तो आई अंडरस्टैंड। मिसिज अंबर, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि 1947 में मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने कुछ ईस्ट पाकिस्तान में गए, जैसे बिहार से और वेस्ट बंगाल से, और इस तरफ से पंजाब से, यूपी से, बिहार से भी, और पूरे हिंदुस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में लोग गए। इसी तरह वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया माइग्रेट करके आए। हम को पता ही नहीं चलता कि इंडिया में जो माइग्रेट करके आए थे वो इमिग्रेंट्स हैं या मुहाजिर हैं। उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में इंडियंस ने एकोमोडेट कर लिया, उनको बराबर के हुकूक दिए, उनको एसिमिलेट कर लिया अपनी कौमों में। हालांकि उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखी, जैसे सिंधी आज भी इंडिया में सिंधी है, या पख्तून आज भी इंडिया में पख्तून है, लेकिन बहरहाल वो एसिमिलेट हो गए सिस्टम में। क्या वजह है कि जो माइग्रेट करके ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान गए थे, जैसे बिहार से काफी लोग गए थे ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ जो मुहाजिर आए थे उनको तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा पूरे पाकिस्तान में। तो क्या फर्क है? हालांकि उनकी भी डीएनए वही है, हमारा भी डीएनए है, तो सब हिंदुस्तान की संस्कृति, तो क्या ऐसा फर्क आ गया कि यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन और हिंदुस्तान में मुहाजिरिन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हुआ? वो हमारे आपके टीवी पे सोशल मीडिया के आते हैं, मेरे ख्याल में मेजर गौरव आर्या साहब अक्सर बेशतर एक कहते हैं कि आप पाकिस्तानी लोग एक जुमला बहुत कहते हैं, बहुत माजरत के साथ, तो मैं भी वो जुमला कह रही हूँ, बहुत माजरत के साथ। देखें, इन सारे जो आपने ये सवाल पूछे हैं कि यहाँ से जो लोग गए वो बिल्कुल जम हो गए, यानी कि वो बिल्कुल घुल मिल गए, और जो वहां से यहाँ लोग आए वो क्यों एडजस्ट नहीं कर सके, बल्कि एडजस्ट तो अलग चीज है, उनके साथ इंसाफ ही नहीं हुआ, और वो आज तक 72 सालों में वो तकलीफ में है, और उसका आधा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान अलग होने के साथ मिला। तो उसकी वजह ये है, देखिए, जब तक हम तारीख को नहीं देखेंगे ना, इसके पीछे तारीख है पूरी। यही वो हिस्सा है जहां हम माइग्रेट कर कर आए, ये वो हिस्सा है जहां से हिंदुस्तान की तकसीम की वजूहात शुरू हुई हैं। ये वो हिस्से, हम उन हिस्सों से आए जिन हिस्सों में जिन्होंने कहना चाहिए भारत, हम उस हिस्से में आए जिन्होंने अंग्रेजों तक को भागने पे मजबूर कर दिया था हिंदुस्तान को छोड़ने से, और हम उन हिस्सों में आए जहां से अंग्रेज दाखिल हुए थे। अच्छा, तो ये जिस जगह हम आए हैं उस जमीन का भी एक तारीख है अपनी। यहाँ से बगावतों ने हमेशा तो हम एडजस्ट, यहाँ के लोगों की जो कल्चर था, यहाँ के लोगों का जो मिजाज था वो भी अलग था। और फिर बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान बनना या भारत की तकसीम होना ही एक, मैं समझती हूँ, एक भारत की जमीन के साथ जुल्म था। एक गलत चीज हुई है ना, जब आप जुल्म करते हैं तो जुल्म का अंजाम तो जुल्म ही होता है ना। आप वो एक चीज जो गलत हुई है तो हम उसकी भी कह सकते हैं कि हम उसकी भी सजा हो सकता है भुगत रहे हो, हम उसकी भी हो सकता है सजा भुगत रहे। उसकी मेरे ख्याल में भी थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सही है। तो एक गलत फैसले की सजा भुगत रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे आने वाले। हम वहां जो गए, यहाँ से जो वहां चले गए, इसलिए देखिए वहां पे हजारों साल का भारत 72 साल पुराना नहीं है, पाकिस्तान 72 साल पुराना है, भारत बरस पुराना है। भारत वो है जो दुनिया में अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं ना, दुनिया की किसी भी जबान की, आप किसी उनका शौक होता है, उस राइटर का आप ड्रीम पढ़ेंगे कि वो इंडिया जाना चाहता है, वो भारत जाना चाहता है। हर कौम भारत, यानी कि कितना कदीम है भारत, तो वो तो कदीम, वो तो एक माँ जैसी जमीन है ना, वो उसका काम, इसीलिए कितने लोग आए उसमें एडजस्ट होते गए, उसमें
उस भारत जमीन की खूबी ये थी कि वो अपने अंदर जम कर लेता है लोगों को। उसने जो वहां आता है फिर वो वहां से जाने की, उसको अंग्रेजों को तो भगाना पड़ा है ना, वरना वहां मोस्टली जो लोग आते हैं उनको मजे लग जाते हैं। तो वो जमीन तो है ही अच्छी। बाकी देखिए वो बुराइयां छोटी मोटी तो हर जगह होती हैं, हर कल्चर में होती हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई 100% परफेक्ट कोई सोसाइटी होगी। मगर मैं ये समझती हूँ कि भारत इस कुर्रे पे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी हम लोगों ने शायद उस नेमत से, हम लोगों ने अल्लाह ताला की उस नेमत से कुफर किया या उसके हम इनकारी हुए, तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ये मैं ये समझी हूँ। गुड बाजी, आपसे अगला सवाल है। अभी हमने 3-4 दिन पहले एक वाकया देखा, पाकिस्तान की एक पेशावर में अदालत में एक आदमी को ब्लास्फेमी की केस चल रहा था। एक यंग लड़का आता है बंदूक लेके अदालत में और उसको कत्ल कर देता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर नहीं हैं पाकिस्तान में, सिंध में, और आपने करीब से मुशाहिदा किया है सरकारी जगहों का कि किस तरह चीजें चलती हैं, काम होता है, और खासतौर पे यूथ अफेयर्स का। क्या वजह है कि ये एक इतना एक्सट्रीमिस्ट यंग लड़का, और फिर इसके बाद जो रिएक्शन है कि पूरा पाकिस्तान उसको वेलकम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी सॉलिडरिटी में, और वो अदालत में आज पेश किया गया तो उसको उसकी पप्पियां ली जा रही हैं, उसके गले लगाए जा रहे हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं, तो हर आदमी फिर इस तरह तलवार लेकर निकल जाएगा। क्या फिर ये जस्टिफाई करता है कि कल को कोई आदमी कहे कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में आके कहा कि मैं इमरान खान को मार दूं, तो वो फिर इमरान खान को भी मार सकता है? क्योंकि फिर तो एक ट्रेंड सेट हो गया ना कि भाई नबी पाक ने ख्वाब में आके कह दिया तो बात खत्म। आप मुझे वजीर उमूर नौजवान रही हैं, आप मुझे बताएं कि ये इग्नोरेंट कौम, ये जहालत से भरपूर लोग कहां से आ गए, और क्यों हुकूमती लेवल पे क्या ऐसी कमजोरियां हैं, क्या वजह है कि हम अपनी एक समझदार या बर्दाश्त वाली कौम पैदा ना कर सके? देखिए इस सवाल का जवाब बहुत ही दर्दनाक और बहुत अजियतनाक ये खबर है। मगर ये तो एक खबर है ना अजियतनाक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बेहिसाब खबरें हैं जो हम शायद डिस्कस भी नहीं कर रहे, ना करते हैं, ना उन पर कभी हमने रोशनी डाली है। इस खबर जहां जिस जगह पे 16 या 17 साल की बच्ची अपने साथ जिनसी ज्यादती की शिकायत किसी जज से करने गई हो और वहां जज उस बच्ची को रेप कर दे, तो आप ये बताइए उस माशरे में जो कुछ भी ना हो वो कम हो। ये तो मैंने आपको एक जहां पे इंसाफ मिलना है, मैं एक इंसाफ देने वाली कुर्सी पे जो आदमी बैठा है, और फिर उस आदमी को गिरफ्तारी से पहले उसको वो भी मिल जाता है कि इनको कब्ल गिरफ्तारी उस जज साहब को कोई अब गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। तो जहां माशरे का ये निजाम हो, जहां जज करप्ट हो, जहां पुलिस करप्ट हो, जहां पूरा माशरा, पूरा निजाम करप्ट हो चुका हो, तो वहां फिर यही ऐसे ही बच्चे जन्म देते हैं। फिर वहां माशरे में जहां इंसाफ ही नहीं है, जहां तालीम ही नहीं है, जहां गुर्बत का बोलबाला है, तो वहां ये मासूम, मैं मतलब उस लड़के को, कातिल को मासूम नहीं कह रही हूँ। हर माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो एक इंसान का बच्चा पैदा करती है, ना वो मुसलमान का बच्चा पैदा करती है, ना वो काफिर का बच्चा पैदा करती है, ना वो ईसाई का बच्चा पैदा करती है, ना वो कादियानी, मतलब किसी मजहब से बाला होके वो एक इंसान को पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उस इंसान को हम लोग बना देते हैं जो हमारा दिल चाहता है। हम उसको एक अच्छा इंसान माशरे में बना सकते हैं और हम उसको मुमताज कादरी बना सकते हैं। तो ये और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस तरह के चीजें दिखाकर पूरी दुनिया में हम ये दहशत फैला रहे होते हैं कि देखिए हमारे पास ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर आपने कुछ किया, और जाहिर है उसमें ज्यादातर खौफजदा करना उनको दुनिया से तो नहीं होता है, उनको भारत को डरा रहे होते हैं। जो मेन फोकस मुझे लोगों से बातें करके, जो हमारी हुक्मरान तबके हैं, उनका सारा फोकस, सारी कॉम्प्लेक्सेस, सारा भारत को अपने आप को अच्छा करने के बजाय बल्कि वो इंडिया को देख के अपने आप को अच्छा करे कि इंडिया और हम एक साथ अलग अलग हुए थे, एक दिन का फर्क से। क्या वजह है कि वहां पे एजुकेशन ज्यादा आ गई है, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। मैं अमेरिका में रहती हूँ, आप यकीन जाने हम अमेरिका में होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाते ना। लोग मुझे देख के पहले पूछते हैं सवाल कि आप इंडियन हैं,
यानी कि इंडिया का एक नाम है एक हर जगह पे। फिर हम बताते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, हम 40 मतलब एक पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको बताना पड़ती है। यानी कि हमारी शक्लें, हमारा बोलने का अंदाज, हमारी हर चीज एक है, मगर हमारे पास जब पाकिस्तान का नाम आता है तो लोग यू नो एवरीथिंग इज सेम। पाकिस्तान बोलना कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये इस तरह के जहन खास तौर पर क्रिएट किए जाते हैं, उनकी गुर्बतों को कैश किया जाता है। गली गली कूचों कूचों में मदरसे बना दिए गए हैं, उन मदरसों में इन बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है। माँ बाप को बच्चों को पूरे 1 साल के पैसे दे दिया जाता है। तो कौन, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो मदरसे वालों के पास वो पैसे कौन दे रहा है जो उन बच्चों को वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं? चाहे वो उन बच्चों को क्या दिलचस्पी, उन 16, 17, 20 साल के बच्चों का आज मोबाइल पकड़ा दें, मोबाइल में फिल्में देख रहे होंगे बैठ के, बल्कि देखते होंगे, वो बच्चे भी देखते होंगे। वो अपने पूरे साल के पैसे माँ बाप उनके गरीब ले जाते हैं, उनके 12 बच्चे होते हैं, उन 12 में से 2-3 मदरसे वाले ले लेते हैं, उनके गुजारे हो जाते हैं। और ये फिर इसी तरह के बच्चे क्रिएट करते हैं। उनको तो पता भी नहीं, सच्ची सी बात है। मुझे याद है मैं एक दफा कब्रिस्तान गई थी, वही मदरसे के बच्चे जो बुला लिए जाते हैं ना कुरान पढ़ने के लिए, उन बच्चों से मैंने, क्योंकि अब वो आदत है मेरी, वो सवाल जवाब करती हूँ डिफरेंट चीजें, तो उनसे पूछा मैंने, बताओ तुम्हारे आखिरी नबी का नाम क्या है? तो कहने लगा जुल्फकार अली भुट्टो। और इस तरह से मैंने 2-3 सवाल पूछे, तो उन लोगों को तो मजहब के बारे में ही नहीं पता है, नबी कौन है, रसूल कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, मतलब वो सब मिक्स हुआ हुआ। एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी हैं और उसको शेक कर दिया है। तो वो बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे मेजॉरिटी वो निकले। बहुत कम बच्चे होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा या तालीम होती है, तो बाहर निकल जाते हैं, उस माशरे से बाहर निकल आते हैं बहुत मजबूरी के साथ। सब घुटन, इस वक्त पाकिस्तान घुट गया, बिल्कुल घुटे हुए माहौल में है। तो ये ऐसे ही लोग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिसने मारा होगा उसको मजहब के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता होगी, मैं कहना ये चाह रही हूँ। उसको इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल होते रहेंगे जब तक इन सब चीजों को सही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घुटन वाला माहौल हो गया, आपने कहा पाकिस्तान में अब घुटन वाला माहौल है। तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान में जो फौज के बूट पॉलिश नहीं करता उसके लिए जिंदगी अजीरन है। चाहे वो बलोच है, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो मुहाजिर है, सिंधी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, और इवन पंजाबियों में से भी, जैसे एक ब्लॉगर हैं अहमद वकास गोराया, सलमान हैदर हैं, गुल बुखारी हैं, जनरल की बेटी हैं, लेकिन वो आर्मी की पॉलिसी के खिलाफ बात करती हैं तो वो एग्जाइल में हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखती हैं कि इस तरह तब्दीली को आएगी? पाकिस्तान भी हम जैसे मतलब वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, इजहार राय की आजादी कभी होगी, और पाकिस्तान सरवाइव कर लेगा फिर अगर यही सूरत हाल रही ह्यूमन राइट्स की? देखिए, हकीकत पसंदी से अगर हम काम लें, और मैं अब कहूँ भी खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, मगर जो चीज हम बोते हैं वही निकालते हैं ना। मतलब अगर मैं बबूल के कांटों का दरख्त लगाऊंगी तो बबूल के कांटे ही निकलेंगे, उसमें आम नहीं निकलेगा। तो हकीकत जो मैं देख रही हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान सरवाइव करेगा, पाकिस्तान चल सकता है। इसलिए कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो अब इतनी लाशें उठा चुकी है। मैं यहाँ पे देखे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में महाजिर कहलाई जाती हूँ। जो लोग अर्बन सिंध में रहते हैं, यानी कि शहरी सिंध के लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से आए हैं, वो हम आज तक महाजिर, हमें डिफरेंट नामों से, आपको पता है, याद इसकी तो आप बहुत ज्यादा तफसील बता चुके हो, मेरे ख्याल में सारे आपके व्यूअर्स जानते होंगे, हमको महाजिर कहा जाता है। तो 72 सालों में हम महाजिर बन गए, बहुत बुरे, बहुत ही बस्ती में महाजिर तो समझ लीजिए जो करा तो उन्होंने 72 साल में अपनी जमीन से बगावत की थी, अपनी जमीन से गद्दारी की थी, उसकी सजा वो तो चले गए बेचारे, मगर उनकी नस्ल भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक भुगतते रहेंगे, तो ये उसकी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चल नहीं सकता आगे, मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है ना कोई। हर पूरा अगर आपको होता ना कि चलिए एक जख्म हुआ था वो अलग हो गया, वो समझिए मेजॉरिटी होते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। पहली दफा दुनिया की तारीख में कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से अलग हुई है, ये भी दुनिया की एक तारीख है। जो पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी तारीखी चीजें दिखाता है ना करके दुनिया को, ये भी तारीख हुई।
तो मुझे भी ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान चल नहीं सकता, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आ रहा उसको चलता हुआ। आपसे अगला सवाल मेरा इंडिया के बारे में है। एक मस्जिद है। हाँ, तो बिल्कुल कह रही हैं कि माइनॉरिटी से अलग हुआ है पाकिस्तान, मतलब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से अलग हो गई है। तो माइनॉरिटी में इतनी ताकत थी कि वो हो गई, तो ये एक अपने आप में ही एक हिस्ट्री में लिखा भी जाएगा। और लोग इसको जब पढ़ेंगे, न्यू जनरेशन आएगी, जब वो पढ़ेंगे, वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, तब ये बात पता चलेगी कि वाकई में ही ऐसा ही है। और आजकल के जो जनरेशन को खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं है और शायद उनको पढ़ाया सही से नहीं जाता। हाँ, वो लोग सही हैं जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सर्च करने की कोशिश करते हैं, या फिर सोशल मीडिया से सर्च करके उसको जानने की कोशिश करते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं, तो ये वो लोग जानते हैं। तो अब रहेगा कि नहीं रहेगा, इन्होंने ये कहा है। तो फ्यूचर जिस रंग की चीज़ें लग रही हैं, कर्जे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, चाइना को हर चीज़ गिरवी रख दिया है, हालात बहुत ख़राब हैं, हर कंट्री के साथ इनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और फ्रांस को निकालने के चक्रों में है। ये चीज़ें जो अगर आप देखें ना, तो इससे इन सेंटेंस से आइडिया हो रहा है कि ये लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको डायरेक्शन को सही करने के लिए इनको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अगर ये सुधार नहीं लेकर आते तो हो सकता है कि ये जो कह रही हैं मिसेस अंबर, इनकी बात सच हो जाए। और आई होप कि ऐसा ना हो, ये लोग सुधर जाएं, थोड़ा सा चला लें अपना भी दिमाग और कंट्री को बचा लें। और लेकिन साथ में ये कहती हैं कि इनकी जो अब जैसे मेजर साहब ने कहा था, मेजर गौरव ने कहा था कि ये अगर पाकिस्तान 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक, 20 ईयर्स में ये अगर अपनी इकनॉमी पे फोकस करते हैं, फुल फोकस करते हैं, तो ये लोग हर चीज़ को भूलकर अगर सिर्फ इकनॉमी पर फोकस करें तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की काफ़ी चेंज हो सकता है और ये सही है, लेकिन ये लोग करेंगे कहाँ चेंज यार। ये तो अब फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल रहे हैं, वो उस एम्बेसडर को निकाल रहे हैं उस कंट्री के जो ये और में अच्छा खासा उनका इक्का है। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इनमें एजुकेशन का मसला है। एजुकेशन का मसला ये है, जैसे कि इन्होंने मदरसे की बात की। अब देखें वो बच्चों को पढ़ाते क्या हैं। अब मेरे अकॉर्डिंगली तो यही होता है, कुरान पाक पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन अब वो शायद कुछ उल्टा ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात है, सही पढ़ा नहीं रहे, तभी तो उनको नहीं पता कि आखिरी पैगंबर कौन है। अब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ले रहा है। अब शायद अब ये नहीं समझ आया कि उस बच्चे ने ऐसा नाम क्यों दिया। हो सकता है वो स्कूल के हम रट्टा लगाते हैं ना एक चीज़ का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मतलब ये था, वो था, इमरान खान ये है, इस तरह से रट्टे लगा के हो सकता है ये भी कॉन्सेप्ट हो। लेकिन ये तो बात ही बिल्कुल आउट ऑफ डायरेक्शन हो गई कि आखिरी पैगंबर कौन है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो क्या कह सकते हैं। बाकी माँ बाप जो हैं वो बच्चों को मदरसे इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। और मिसेस अंबर जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि कुछ पैसे लेकर माँ बाप उनको दे देते हैं बच्चे, ताकि फिर वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मुझे इसका तो आइडिया नहीं है कि वो कितने हद तक वो रियलिटी की बात कर रही हैं। देखें, रियलिटी की बात में ही मैं हर चीज़ को जो सही है उसको सही बोलूँगी, जो गलत है वो गलत बोलूँगी। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है ऐसा तो कोई भी नहीं करता और कि माँ बाप पैसों की खातिर बच्चों को दे दें और वो आगे से इस तरह की चीज़ें कर लें। और हो भी सकता है यार, माइट भी ऐसा हो, हमारी नॉलेज में ना हो, हम लोग ऐसे सर्कमस्टेंसेस में नहीं गुजरे हों, हम लोग ऐसे माहौल में ना रहे हों, हमारे माहौल से वो लोग बहुत दूर हों जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो मैं इस पर यह है कि सर्च करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है यार। मासूम से बच्चों को आप ब्रेन वॉश करने के लिए मतलब लोगों के हैंड ओवर कर देते हो और फिर वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए कितना खा लेंगे। वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद, उस बच्चे के ज़रिए कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये सोचने वाली बात है। और
भारत की बात कर रहे थे, तो भारत में अब देखें ना, कल्चर तो एक है, चेहरा भी एक है। बल्कि मैं अगर समटाइम कहीं जाती हूँ तो मुझे भी समटाइम लोग कहते हैं आर यू इंडियन, आर यू इंडियन, यू लुक लाइक इंडियन। तो मुझे इस तरह से लोग बोल रहे होते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैं भी शॉक्ड हो जाती थी कि ये क्यों बोलते हैं मुझे कि आर यू इंडियन। लेकिन अब जो है, अब मुझे आइडिया हो गया है कि ये लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारा डीएनए है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ही है, बस रिलीजन चेंज हो गया। लेकिन वही बात है कि एक पाकिस्तान जो है वो भारत से निकला है, भारत से पाकिस्तान निकला है, तो पाकिस्तान बना है, भारत बना नहीं है। भारत पहले से ही था, बस उसके तन से जुदा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, लेकिन यही है कि हमें देखें, कुछ भी हो ना, अपने वक्त को नहीं भूलना चाहिए, अपना जो गुजरा हुआ वक्त है। हम आगे जा रहे होते हैं ना, आगे का रास्ता नज़र आ रहा है, हमें पीछे का मुड़ के तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो पीछे वाला रास्ता ज़रूर याद रखना चाहिए। हो सकता है आपको वापस मुड़कर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको वापस उसी रास्ते पर गुजरना पड़े, आगे कोई रास्ता ना हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, इसी चीज़ के साथ हमें जो है वो अपनी उन सारी चीज़ों को भी याद रखना चाहिए जो कि हैं, बजाय इसके कि हम उस चीज़ को भूल जाएं जिससे हमारा ताल्लुक़ था, हमारे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ था। उसको हम भूलकर, उसको हम बुरा भला बोलकर हम उसकी तरफ चले जो कि हम जिससे हम लोग ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करें, एक्चुअली हमारा वो है नहीं। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लगाते हैं तो हम पे वो सूट करती है, अगर हम कुछ और वेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना खूबसूरत लगेगा जितना यहाँ पर हम कुछ लगा कर खूबसूरत लगते हैं। तो खैर, ये तो एक एग्जांपल है कि कितना फ़र्क आ जाता है इंसान की पर्सनैलिटी पर, इंसान के लुक लाइक में, जो इसकी लुक होता है उसमें। तो हमें इस चीज़ पे, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि अपनी कंट्री को किस तरह से आगे लेकर जाना है। और ये जो जगह जगह पर मदरसा बनाकर लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, बच्चों के साथ स्पेशली उनको मारा जाता है, पढ़ाई भी करवाते हैं, कुरान पाक पढ़ाते हैं और मारते हैं। भाई एक बार तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं जो हूँ घर पे पढ़ती थी, तो मेरे घर पे कारी आते थे जो कि मुझे पढ़ाया करते थे कुरान पाक, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ भी था। तो वो क्या करते थे कि मुझे सबक याद नहीं होता था और मैं पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मेरे यहाँ पर ना बेटे में बैठता ही नहीं था कुछ भी। तो उन लोगों ने क्या किया, वो मुझे ना पकड़ के, मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ लेती थी ना, पकड़ के वो मुझे मारते थे। मारते भी कैसे थे, हाथ से भी मारते थे, डंडा भी पास रखा होता था, डंडे से भी मारते थे, और मारते किसके सामने थे, फैमिली के सामने भी मारते थे। इतनी हिम्मत थी उस आदमी में। तो क्योंकि फैमिली कहती थी अगर पढ़ाई के बीच में हम बीच में आएंगे तो फिर ये पढ़ेंगे कैसे, ये वो। लेकिन वो ना यहाँ से ऐसे बाल पकड़ के ना ऐसे खींच कर भी मारते थे, इस तरह से इतना जुल्म करते थे। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं इतना दहशत होती थी, डरती थी, तो फिर मैंने उनसे डिस्कनेक्ट हुई, और फिर मैंने एक दो जगह पर मदरसा ज्वाइन किया जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता है। फिर मैंने वहाँ पर कुरान पाक पढ़ा, मैंने वहाँ पर तर्जुमा किया, मतलब सारी चीज़ें। तो फिर यह है कि लेकिन मैंने अपने आप को एजुकेटेड बनाया, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया बाय माई ओन सेल्फ और सारी चीज़ें। लेकिन मैंने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कभी नहीं किया, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आई। और मैं हमेशा से ही इवन दो जो जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट होती हूँ, और वो लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो यकीनन कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो नॉर्मली हुई नहीं होंगी आप लोगों से इंटरेक्ट, क्योंकि ऐसा है कि कभी बात हुई नहीं, कभी ज़्यादातर मोस्टली लोग मुझे इंडिया से ही वॉच कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को तो नहीं मैंने देखा। लेकिन यह है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है उसमें आपको कभी भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोग मुझे दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है। एनीवेज़, कहने का मतलब यही है कि हमें जो है पॉजिटिविटी को लेकर आना चाहिए। और ये जो मदरसे के नाम पर लोगों को मार रहे होते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं, तो इस पे भी बायकॉट होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि घर पे बुलाकर कारी को पढ़वाना चाहिए बच्चों को, और हाथ लगाने पर मतलब मना करना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए।
और बाकी यही है कि पार्ट 1 था, कहेंगे तो पार्ट 2 भी बनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच सजेशन के लिए। वीडियो अच्छी थी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें समझ आई हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें आइडिया हुआ है बाय मिसेस अंबर ख़ान एंड आरिफ अजय सर से। और मज़ीद हम और भी वीडियोस बनाएंगे और जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि हमें इससे पहले नहीं पता और अब जो है वो हमें पता चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एक लास्ट में मैं पॉइंट पे बात कर लेती हूँ कि जो ये कह रही है ना कि पूरी दुनिया में दहशत फैला कर रखी है, वाकई में ही ये जो सरतन से जुदा करके ये लोग जो एक दूसरे को मतलब ख़त्म करके और ये दहशत फैला रहे हैं, अब यकीन माने आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, यार कहीं ये बोलूँगी तो ये ना हो जाए, ये बोलूँगी तो ये ना हो जाए। और अभी बीच में मैं मतलब जय श्री राम बोलना छोड़ दिया था मैंने, और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन लोग शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते क्योंकि ये उन पे नहीं है ना। ये तो जिसको आइडिया होता है ये उसी को ही पता होता है, बाकी लोग तो बस बैठकर सिर्फ कमेंट में लिख रहे होते हैं, आपने ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हो सकता है कोई माइट भी बड़ा रीज़न हो जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उस पर भी लोग मतलब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की भी कोशिश की है। तो देखें, मुझे तो कोई इशू नहीं है बोलने में, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये टॉपिक है, इन्होंने भी किया है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पर आप इतनी सी बात पर ना ये लोग इस तरह से अभी इश्यूज जैसे फ्रांस का इशू इन्होंने लाया, फ्रांस के लोगों को कुछ नहीं हुआ लेकिन इन्होंने अपने आम लोगों को इतना कोई मारा भी, कितने लोग मर गए, ज़ख्मी हो गए, क्यों हुए? क्योंकि इन लोगों ने इतनी सारी जो है वो अपना दहशत फैला के रखी है। पूरी दुनिया में हाय हाय हो रही है कि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के लोग जो है वो ये वाजिबुल कत्ल कर रहे हैं। तो ख्वाब में अगर नबी पाक आएंगे और कहेंगे कि भाई इसको कत्ल कर दो, तो क्या ये लोग कर देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई ये कोर्ट के हैंड ओवर होने चाहिए इस तरह के मामलात, कोर्ट ही इस चीज़ पे बात करे, ना कि हम आम आवाम। अब मुझे कोई आकर बोले कि साइमा तुम्हें ये चीज़ करनी है तो क्या मैं करूँगी? मैं कानून के सहारा लूँगी, कानून के सहारे में हर चीज़। मैं कौन होती हूँ इन हाथों को गंदा करने वाली? सो ये सोचने की बात है, और यही हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। हम बस एक लकीर के फ़कीर बन गए हैं, जो हम सुनते आए हैं तो बस वही कर रहे होते हैं, इवन तो हमें उसका मतलब भी नहीं पता होता। तो ये एक रियलिटी है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और पार्ट टू का बताइएगा कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।